जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के महा मैराथन क्लास। और इस महा मैराथन की एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम के लिए इस महा मैराथन क्लास की एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लास 2 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो वह है वायु दिशा को मापने के लिए वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वात दिग्दर्शी हवा की दिशा को दिखाने वाला एक यंत्र है। हवा की दिशा को दिखाने वाला वात दिग्दर्शी यह एक यंत्र है जिसका उपयोग पायलटों द्वारा हवा की दिशा निर्धारित करते हैं। पायलटों द्वारा हवा की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तो वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, तो वह है बाह्य वायुमंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल को दो उपमंडलों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं। पहला होगा आयन मंडल। पहला जो होगा वह होगा आयन मंडल। दूसरा होगा आयतन मंडल। दूसरा है आयतन मंडल। पहला जो है वह है आयन मंडल। तो बाह्य वायुमंडलों को दो उप मंडलों में बांटा गया है। पहला जो है वह है आयन मंडल, दूसरा है आयतन मंडल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। ऑप्शन है, परपटी है, मेटल है, बाहरी क्रोड है, आंतरिक क्रोड। मेटल, परपटी, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल, परपटी एवं मेटल। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल, परपटी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसमें यह बताया गया यह कौन सा जो है आंतरिक से बाहरीतम परत को पहचानना है। तो वह कौन कौन से परत हैं वही ऑप्शन चुनना है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सबसे जो आंतरिक यानी सबसे जो अंदर किया है यह हो गए आंतरिक क्रोड। सबसे अंदर जो है वह है आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड जो है यह सबसे अंदर है। इसके बाद जो होगी यह होगी बाहरी क्रोड। यह होगी बाहरी क्रोड। इसके बाद यह है मेटल। सबसे बाहरी जो है यह होगी परपटी। तो क्रम से जो होगा आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मेटल, परपटी। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। तो सूर्य ग्रहण को दर्शाता है, चंद्र ग्रहण को दर्शाता है, बृहद ज्वार भाटा को या लघु ज्वार भाटा को दर्शाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो वह दर्शाता है लघु ज्वार भाटा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लघु ज्वार भाटा को यह दर्शाता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण अवस्था में होते हैं तो लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दिया गया है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसके बारे में समझ लेते हैं कि अब पूछा जाता है। तो यहाँ होगा सूर्य ग्रहण, नीचे लिख दे रहा हूँ चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इन दोनों में सूर्य जो है वह स्थित होता है। सूर्य अपने ही स्थान पर होगा, यहाँ पर भी सूर्य अपने स्थान पर होगा। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यहाँ पर होगा पृथ्वी और बीच में क्या आ जाएगा, चंद्रमा। सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। तो चंद्र ग्रहण लगता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी को आ जाने पर सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप झील। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विसर्प। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विसर्प। नदियाँ भाबर क्षेत्र में अदृश्य हो जाती हैं। नदियाँ भाबर क्षेत्र में अदृश्य हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र में पत्थर होते हैं और पत्थर के बीच से ही नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, नदियाँ दिखाई नहीं देती। उसके बाद तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। नदियाँ जो है भाबर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, अपने जल को बिखेरती हैं। उसके बाद नदियाँ मैदान में प्रवेश करती हैं और विसर्प होकर प्रभावित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दशाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा। वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या जल मार्ग। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा। तो वह होगा वायु मार्ग। वायु मार्ग जो है या दुर्गम क्षेत्रों या आपदाओं के समय भोजन, कपड़े या दवाओं का वितरण करने के लिए सबसे उपयोगी यातायात, सबसे सुरक्षित यातायात जो होगा वह होगा वायु मार्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु मार्ग। आपातकाल में वायु यातायात की सुविधा निर्णायक भूमिका निभाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी, मानव भूगोल। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, तो वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है जनसांख्यिकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसांख्यिकी। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन्म, प्रवास या वृद्धि और मृत्यु के संदर्भ में स्थापित अध्ययन शामिल होते हैं।
इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन्म, प्रवास, वय वृद्ध और मृत्यु के संदर्भ में स्थापित अध्ययन शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण आर है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। विकल्प 1 है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। विकल्प बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है, ए सत्य है और आर असत्य है। फोर्थ ऑप्शन है, ए असत्य है और आर सत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। यह बात सही है। कारण आर है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च स्थान पर स्थित है। यह भी सही होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है वह गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। यह भी सही है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही स्पष्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो वह है सौर ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। सूर्य ताप, पवन चक्की, जल विद्युत, बायोगैस, भूताप या समुद्री वायु डीजल, ये सभी जो हैं गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो मछली उत्पादन को कहा जाता है पिसीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर को तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है या मछली उत्पादन को पिसीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर को रेशम उत्पादन को कहा जाता है। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर जो है यह अंगूर की खेती को कहा जाता है। विटीकल्चर जो है यह अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है यह है, हॉर्टिकल्चर है फल, सब्जी या अनाज की खेती को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर फल और सब्जी अनाज की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थल संधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थल संधि। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को परस्पर जोड़ने वाली पनामा नहर, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली परस्पर जो है कौन सी नहर है? पनामा नहर। पनामा नहर इसका प्रमुख उदाहरण है। खाड़ी जो है जल का वह भाग जो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। जल संधि देशों या राज्यों के बीच जल मार्ग पर हुए समझौते को ही जल संधि कहा जाता है। द्वीप जो होता है छोटा सा स्थल जो चारों तरफ से जल से घिरा हो वह द्वीप कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो होगा पहले नंबर पर होगा एशिया। पहले नंबर पर जो होगा वह होगा एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर होगा अफ्रीका महाद्वीप। दूसरे नंबर पर होगा अफ्रीका महाद्वीप और तीसरे नंबर पर होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पर जो होगा वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पाँचवें नंबर पर जो होगा वह होगा अंटार्कटिका। पाँचवें नंबर पर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो होगा वह पाँचवें नंबर पर, और छठवें नंबर पर जो होगा वह होगा यूरोप महाद्वीप, और सातवें नंबर पर जो होगा वह होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि आकार में सबसे छोटा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र यह भी शामिल नहीं है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र यह जो है यह शामिल है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र जो है यह शामिल है। नीचे दिया गया इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र यह शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? व्याख्यानात्मक शिक्षण का, संरचनात्मक प्रशिक्षण का, अनुकरण का, निपुणात्मक अधिगम का। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
क्वेश्चन कह रहा है आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो वह है अनुकरण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुकरण का विरोधाभासी है। अनुकरण सिद्धांत भावना और कल्पना युक्त अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रकृति को नहीं, इसलिए यह आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी है या दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ऑप्शन है ए सत्य है, बी असत्य है। ए असत्य है, बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, या पहला जो होगा सही होगा। या दूसरों को तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है, तो यह बात गलत है, मदद करती है। तो यह जो होगा दूसरा जो होगा वह गलत होगा। ए सही होगा, बी गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए सत्य है परंतु बी असत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।